25 जून 2009 की वो दोपहर कोई नहीं भूल सकता जब पूरी दुनिया को पता चला कि माइकल जैक्सन अब नहीं रहे। उनके डॉक्टर का कहना था कि माइकल को नींद नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने उनके कहने पर ही दवाइयां दी थीं, लेकिन आज भी उनके घरवाले और चाहने वाले इसे एक सोची समझी हत्या ही मानते हैं। अगर मौत से ठीक एक दिन पहले यानी 24 जून की बात करें तो माइकल अपने आने वाले शो दिस इज इट की तैयारी में दिन रात एक कर रहे थे। ये शो उनके लिए बहुत बड़ा मौका था क्योंकि वो कई सालों बाद स्टेज पर वापसी कर रहे थे। माइकल इसलिए भी बहुत खुश थे क्योंकि उनके बच्चे उन्हें पहली बार लाइव परफॉर्म करते हुए देखने वाले थे। अगर लोकेशन की बात करें तो लॉस एंजलिस में उनके घर और जहां वो रिहर्सल कर रहे थे उसके बीच करीब 28 किलोमीटर की दूरी थी, जिसे तय करने में सिर्फ 24 मिनट लगते थे। 24 जून की रात के ठीक 12 बजे माइकल अपनी तैयारी पूरी करके घर के लिए निकले और 12:30 बजे घर पहुंचते ही सीधे खाना खाने के लिए बैठ गए, पर किसे पता था कि ये उनकी आखिरी रात होने वाली है। डिनर के बाद माइकल अपने बेडरूम में चले जाते हैं जहां उनकी पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट और शेफ काई चेज ने उनके लिए आखिरी खाना तैयार किया था। माइकल सोने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें इंसोम्निया यानी नींद न आने की गंभीर बीमारी थी। इसी बीच उनके पर्सनल डॉक्टर कोनराड मरी की एंट्री होती है, जिन्हें खास तौर पर माइकल की देखरेख के लिए ही रखा गया था। माइकल को बिना भारी दवाइयों के नींद नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने अपने बेडरूम के पास ही एक अलग से मेडिकेशन रूम बनवा रखा था। 24 जून की उस रात भी जब 1 बज गया और माइकल को नींद नहीं आई तो डॉक्टर मरी दवाइयां तैयार करने लगा। डॉक्टर उन्हें अक्सर प्रोपोफोल नाम का एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया करता था। रात के 1:30 बजे डॉक्टर ने उन्हें डाइजेपाम और लोराजेपाम जैसी कई दवाइयां दी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस रात कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। करीब 8 घंटे तक ये दवाओं का सिलसिला चलता रहा और सुबह होने को आई पर माइकल की आंखें नहीं झपकी। हारकर माइकल ने डॉक्टर से मिल्क मांगा। मिल्क यानी वही खतरनाक प्रोपोफोल इंजेक्शन जिसे डॉक्टर आमतौर पर बड़ी सर्जरी के दौरान इस्तेमाल करते हैं। पहले तो डॉक्टर ने मना किया, लेकिन सुबह 10:45 पर माइकल की जिद के आगे झुककर उसने 25 mg प्रोपोफोल दे दिया। इंजेक्शन लगते ही माइकल गहरी नींद में सो गए। उन्हें सोता हुआ देख डॉक्टर मरी कुछ देर के लिए बाथरूम गया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माइकल की नब्ज गिर चुकी थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे और उनका शरीर पूरी तरह बेजान हो चुका था। ये मंजर देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अनहोनी हो चुकी है। डॉक्टर कोनराड मरी के सामने इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बेजान पड़ा था और वो बुरी तरह घबरा चुका था। माइकल को होश में लाने के लिए उसने आनन फानन में CPR देना शुरू किया, लेकिन उसने यहाँ एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। उसने माइकल को बेड पर लेटे लेटे ही करीब 10 मिनट तक CPR दिया, जो कि मेडिकल के हिसाब से बिल्कुल गलत था, क्योंकि CPR हमेशा किसी सख्त जमीन या फर्श पर लिटाकर दिया जाता है। अगर वो सही तरीके से कोशिश करता तो शायद माइकल की जान बच सकती थी। जब उसे लगा कि प्रोपोफोल की डोज ज्यादा हो गई है तो उसने उसके असर को कम करने के लिए फ्लूमाजिनिल नाम का एक और इंजेक्शन माइकल के शरीर में लगा दिया। ये दवा अक्सर ओवरडोज को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी माइकल के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। जब डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, पर उस बड़े घर में उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। घबराहट में दोपहर के करीब 12 बजे वो दौड़ता हुआ सीढ़ियों पर आया और वहां मौजूद शेफ काई चेज पर चिल्लाकर बोला कि जल्द मदद बुलाओ, सिक्योरिटी को बुलाओ और प्रिंस को लेकर आओ। इतना कहकर वो वापस कमरे की तरफ भागा। डरी हुई काई सब कुछ छोड़कर माइकल के बड़े बेटे प्रिंस को लेकर कमरे में पहुंची, जहां का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। प्रिंस उस समय सिर्फ 12 साल के थे और अपने भाई बहनों के साथ घर के हॉल में खेल रहे थे। काई चेज इतनी डरी हुई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बस भागकर प्रिंस को ऊपर ले आईं। दूसरी तरफ डॉक्टर मरी ने दोपहर करीब 12:15 बजे माइकल अमीर को फोन लगाया, जो माइकल जैक्सन के पर्सनल असिस्टेंट थे। डॉक्टर ने उनसे तुरंत मदद और सिक्योरिटी भेजने को कहा, लेकिन माइकल अमीर उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए अमीर ने फौरन अल्बर्टो अल्वारेस को कॉल किया, जो माइकल के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे। जैसे ही अल्बर्टो को खबर मिली, वो तेजी से माइकल के कमरे की तरफ भागा। वहां का नजारा बेहद डरावना था। माइकल जैक्सन बेड पर बेजान पड़े थे, उनकी आंखें और मुंह दोनों खुले हुए थे और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। अल्बर्टो ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल घुमा दिया। फोन पर जब ऑपरेटर ने पूछा कि वो अभी कहाँ हैं, तो अल्बर्टो ने बताया कि वो बेड पर हैं, जिस पर ऑपरेटर ने तुरंत निर्देश दिया कि उन्हें फर्श पर लिटाया जाए ताकि सही तरीके से मदद दी जा सके। ये वही पल था जब माइकल के घर में मौत और जिंदगी के बीच की आखिरी जंग लड़ी जा रही थी। जैसे ही 911 पर कॉल किया गया, ऑपरेटर ने तुरंत निर्देश दिया कि माइकल की बॉडी को बेड से उतारकर सख्त जमीन पर लिटाया जाए और CPR शुरू किया जाए। ऑपरेटर फोन पर ही लगातार गाइड कर रहा था और उसने भरोसा दिलाया कि एम्बुलेंस रास्ते में है और जितनी हो सके उतनी मदद फोन पर ही दी जा रही है। हालांकि डॉक्टर कोनराड पहले से ही CPR दे रहा था, लेकिन माइकल के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। इसी बीच एक बहुत ही अजीब और शक पैदा करने वाली बात हुई।
डॉक्टर कोनराड ने सिक्योरिटी गार्ड अल्बर्टो से कहा कि कमरे में मौजूद मेडिकल का सामान और दवाइयां छुपा दो, लेकिन अल्बर्टो ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने खुद ही आनन फानन में सारी दवाइयों की बोतलें और मेडिकल सामान एक बैग में भरा और उन्हें इधर उधर छुपाने लगा, जो बाद में पुलिस की जांच में बरामद भी हुए। इसी दौरान माइकल का बॉडीगार्ड फहीम मोहम्मद भी कमरे में पहुंच गया और माइकल की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। अब ये तीनों मिलकर माइकल को होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी करीब 12:30 पर पैरामेडिक्स यानी इमरजेंसी डॉक्टर्स की टीम कमरे में दाखिल हुई। इस टीम के सदस्य रिचर्ड सेनफ ने बाद में कोर्ट में गवाही देते हुए बताया कि जब वो कमरे में पहुंचा तो डॉक्टर कोनराड पूरी तरह से घबराया हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। पैरामेडिक्स की टीम ने भी अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी और माइकल को सीपीआर दिया, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने तुरंत माइकल को स्ट्रेचर पर डाला और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल की तरफ भागे। नीचे मौजूद घर का सारा स्टाफ, शेफ काइचेज और माइकल के तीनों बच्चे एक साथ सहमे हुए खड़े थे। तभी दोपहर करीब 1:10 बजे पैरामेडिक्स की टीम माइकल को स्ट्रेचर पर लेकर नीचे उतरी। घर वाले और स्टाफ लगातार उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। माइकल को तुरंत रोनाल्ड रीगन UCLA मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की एक बड़ी टीम ने उन्हें बचाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। आखिरकार दोपहर 2:30 पर माइकल जैक्सन को मृत घोषित कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा सितारा अपने डॉक्टर की एक कथित गलती की वजह से खामोश हो गया था, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक गलती थी या कोई गहरी साजिश? लोग आज भी पूछते हैं कि डॉक्टर ने तुरंत 911 को कॉल क्यों नहीं किया और माइकल को इन खतरनाक दवाइयों की लत कैसे लगी। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें माइकल की जिंदगी की शुरुआत में जाना होगा। अमेरिका के इंडियाना राज्य के गैरी शहर में 29 अगस्त 1958 को एक साधारण परिवार में माइकल का जन्म हुआ। उनके पिता जोसेफ जैक्सन एक क्रेन ऑपरेटर थे और मां कैथरीन घर संभालती थी। परिवार बड़ा था और उनके 9 बच्चे थे। माइकल के पिता को यकीन था कि जल्दी पैसा कमाने के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया सबसे अच्छी है, इसलिए उन्होंने अपने 5 बेटों जैकी, टीटो, जर्मेन, मार्लोन और माइकल को मिलाकर एक बैंड बनाया, जिसका नाम रखा गया जैक्सन। पिता का ये फैसला सही साबित हुआ। इन 5 भाइयों में सबसे छोटे माइकल थे, लेकिन सबसे ज्यादा चमक उन्हीं की थी। माइकल की गायकी और डांस में ऐसी पकड़ थी कि सबका ध्यान उन्हीं पर टिक जाता था। माइकल खुद भी जानते थे कि वो एक पैदाइशी परफॉर्मर है और उन्हें स्टेज पर लोगों का मनोरंजन करना बहुत पसंद था। इसीलिए अपने भाइयों के बैंड के साथ साथ उन्होंने अपने सोलो करियर पर भी काम करना शुरू कर दिया, ताकि वो अपनी पसंद का म्यूजिक दुनिया के सामने ला सकें। उनकी ये मेहनत रंग लाई जब 1979 में उनका गाना ऑफ द वॉल रिलीज हुआ और जबरदस्त हिट रहा। इस गाने के लिए उन्होंने एपिक रिकॉर्ड्स के क्विंसी जोन्स के साथ हाथ मिलाया था और ये पार्टनरशिप माइकल के लिए गेम चेंजर साबित हुई। जब माइकल को यकीन हो गया कि वो अकेले ही दुनिया जीत सकते हैं, तो काफी सोच समझकर 1984 में उन्होंने जैक्सन 5 बैंड छोड़ दिया और पूरी तरह अपने सोलो करियर पर फोकस करने लगे। देखते ही देखते वो किंग ऑफ पॉप बनकर उभरे और क्विंसी जोन्स के साथ मिलकर थ्रिलर, बैड, डेंजरस और हिस्ट्री जैसे ऐसे सुपरहिट गाने दिए जिनकी धुन पर आज भी दुनिया नाचती है। माइकल का मशहूर मूनवॉक स्टेप, जिसे कर पाना आज भी नामुमकिन सा लगता है, वो बचपन से ही करते आ रहे थे। हालांकि दुनिया ने इसे पहली बार 25 मार्च 1983 को एक शो के दौरान नोटिस किया था। माइकल की दीवानगी का आलम ये था कि उन्होंने खुद एक डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि उनके एक कंसर्ट में करीब 5000 लोग तो सिर्फ उन्हें देखकर ही बेहोश हो जाया करते थे। माइकल की दीवानगी का आलम ये था कि लोग उन्हें करीब से देखने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना चलते हुए कंसर्ट में स्टेज पर चढ़ जाते थे। एक मशहूर वाकया तो ऐसा भी है जब एक फैन क्रेन पर चढ़ गया था और माइकल ने उसे धक्का देने, गुस्सा करने के बजाय प्यार से गले लगा लिया। सुपरस्टार्स की दुनिया में ऐसा बर्ताव कम ही देखने को मिलता है और शायद इसी अपनेपन ने उन्हें किंग ऑफ पॉप बनाया था। लेकिन पर्दे पर दिखने वाली यह चमक धमक असल जिंदगी में वैसी नहीं थी। माइकल की जिंदगी में 2 ऐसे बड़े हादसे हुए जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 1984 में एक पेप्सी विज्ञापन की शूटिंग के दौरान एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। माइकल एक जालीदार गेट के पीछे खड़े थे और जैसे ही वो आगे बढ़े, वहाँ एक छोटा सा आतिशबाजी का धमाका हुआ। उस धमाके की एक चिंगारी उड़कर सीधे माइकल के बालों में जा गिरी। कुछ सेकंड तक तो माइकल को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है और वो परफॉर्म करते रहे, लेकिन धीरे धीरे आग उनकी खोपड़ी तक पहुंच गई। इस हादसे में वो बुरी तरह झुलस गए और उन्हें 3rd डिग्री बर्न्स आए, जिसके बाद उनकी जिंदगी और सेहत कभी पहले जैसी नहीं रही। साल 1999 में माइकल के साथ एक और भयानक हादसा हुआ जिसने उनकी रही सही सेहत भी बिगाड़ दी। जर्मनी में एक लाइव कंसर्ट के दौरान माइकल अर्थ सॉन्ग गा रहे थे और एक ऊंचे ब्रिज पुल पर खड़े होकर परफॉर्म कर रहे थे। तभी अचानक तकनीकी खराबी की वजह से वो ब्रिज 50 फीट की ऊंचाई से सीधा जमीन पर आ गिरा। इतने खतरनाक हादसे के बावजूद माइकल ने अपनी परफॉर्मेंस बीच में नहीं रोकी और उसे पूरा किया, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा।
बस यहीं से माइकल की जिंदगी में पेन किलर्स और नींद की दवाइयों का ऐसा दौर शुरू हुआ जो कभी खत्म नहीं हुआ। इन हादसों ने माइकल के मन में एक गहरा डर बिठा दिया कि शायद वो अब कभी पहले की तरह स्टेज पर खुलकर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उनका यह डर धीरे धीरे तनाव, स्ट्रेस में बदल गया और इसी तनाव ने उनके शरीर में कई बीमारियों को जन्म दे दिया। इन सब में सबसे खतरनाक बीमारी थी इंसोम्निया, यानी नींद न आने की समस्या, जिसकी वजह से माइकल कई दिनों तक सो नहीं पाते थे। डॉक्टरों ने उन्हें बहुत सी दवाइयां दी, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि कोई भी साधारण दवा उन पर असर ही नहीं कर रही थी। डॉक्टर कोनराड ने ही माइकल को प्रोपोफोल के बारे में बताया था और जैसे ही माइकल ने इसे पहली बार लिया, उन्हें सालों बाद चैन की नींद महसूस हुई। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि हर रात उन्हें प्रोपोफोल का इंजेक्शन चाहिए ही होता था और माइकल को इसकी बुरी लत लग गई। असल में प्रोपोफोल एक बहुत ही भारी एनेस्थीसिया है जो सीधा नसों के जरिए खून में मिलकर तुरंत असर करता है। डॉक्टर्स इसे सिर्फ अस्पताल में सर्जरी के वक्त या उसके बाद इस्तेमाल करते हैं, वो भी मशीनों और कड़ी निगरानी के बीच। लेकिन माइकल के साथ ये खेल हर रोज उनके घर पर बिना किसी मेडिकल मशीन के खेला जा रहा था। इस दवा का रंग और गाढ़ापन बिल्कुल दूध जैसा होता है, इसीलिए माइकल इसे मिल्क कहने लगे थे। जैसे छोटा बच्चा रात को दूध पीकर सोता है, वैसे ही माइकल इस इंजेक्शन के बिना सो ही नहीं पाते थे। ये नींद वैसी नहीं थी जो हमें कुदरती तौर पर आती है, बल्कि ये इंसान को पूरी तरह बेहोश कर देने वाली नींद थी। कुछ ऐसा ही हमने फिल्म कबीर सिंह में भी देखा था, जहां कबीर गम भुलाने के लिए खुद को इंजेक्शन लगाता है, वैसे ही माइकल ने चैन की नींद के लिए खुद को दवाओं के हवाले कर दिया था। कुल मिलाकर उन दो हादसों ने माइकल को इंसोम्निया और नशीली दवाओं के ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद दुनिया में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो थी माइकल की प्लास्टिक सर्जरीज और उनका अपने चेहरे के साथ वो अजीब लगाव। माइकल ने कभी खुलकर ये नहीं माना कि उन्होंने अपने चेहरे पर इतनी प्लास्टिक सर्जरीज करवाई हैं, सिवाय अपनी नाक की सर्जरी के। सच तो ये है कि माइकल ने अपनी नाक की इतनी बार सर्जरी करवाई थी जितनी एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उन्हें बचपन से ही अपनी नाक से नफरत थी और इसकी सबसे बड़ी वजह उनके पिता जोसेफ जैक्सन थे। उनके पिता बहुत ही सख्त और कड़क मिजाज के इंसान थे, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को काम पर लगा दिया था ताकि परिवार का गुजारा हो सके। माइकल के पिता उन्हें बच्चों की तरह नहीं बल्कि एक सख्त ट्रेनर की तरह ट्रीट करते थे, यहाँ तक कि बच्चों को उन्हें डैड कहने तक की इजाजत नहीं थी। प्रैक्टिस के दौरान वो बच्चों को इतना पीटते थे कि उनकी माँ कैथरीन को बीच बचाव करना पड़ता था। इन सब वजहों से माइकल के मन में अपने पिता के लिए एक विलेन जैसी छवि बन गई थी और वह उनसे इतना डरते थे कि उनका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। इतना ही नहीं, उनके पिता अक्सर माइकल की नाक का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ऐसी घटिया नाक तुम्हें मेरे खानदान से नहीं बल्कि अपनी माँ से मिली है। इसी गहरी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए माइकल ने 1979 में अपनी पहली नोज सर्जरी यानी राइनोप्लास्टी करवाई। हालांकि दुनिया के सामने उन्होंने यही कहा कि एक एक्सीडेंट में उनकी नाक टूट गई थी, इसलिए उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। हम सब जानते हैं कि माइकल अपनी पहली सर्जरी से खुश नहीं थे, इसलिए साल 1983 में उन्होंने एक बार फिर अपनी नाक की सर्जरी करवाई। लेकिन इस नई नाक के साथ उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसे ठीक करने के लिए साल 1986 में उन्होंने फिर से वही सर्जरी दोहराई। इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया, कभी चेहरा, कभी ठुड्डी, फिर से नाक और फिर पूरा का पूरा चेहरा। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि माइकल को अपनी असलियत पूरी तरह मिटा देने का जुनून सवार हो गया है और प्लास्टिक सर्जरी के चक्कर में उनका चेहरा कुदरती दिखने के बजाय अजीब और डरावना होने लगा था। इन्हीं सर्जरीज की वजह से माइकल हमेशा मीडिया की खबरों में छाए रहते थे और कई लोग उनके इस फेम का फायदा उठाकर खुद मशहूर होने की कोशिश करते थे। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम मशहूर रैपर एमिनेम का था, जिन्होंने साल 2004 में अपने एक गाने में माइकल जैक्सन का जमकर मजाक उड़ाया था। एमिनेम ने अपने वीडियो में माइकल की प्लास्टिक सर्जरी और उनके बच्चों के साथ विवादों को लेकर ऐसी बातें दिखाई जिससे माइकल को बहुत ठेस पहुंची थी। एमिनेम ने अपने उस म्यूजिक वीडियो में माइकल के साथ हुए उन दर्दनाक हादसों का भी मजाक उड़ाया था, जिनमें उनके बाल जल गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन डैमेज हो गई थी। एक तरह से उस पूरे वीडियो में माइकल को बुरी तरह ट्रोल किया गया था। उस वक्त तो माइकल खामोश रहे, लेकिन साल 2007 में उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि सबके होश उड़ गए। माइकल ने सोनी कंपनी के साथ मिलकर एक बड़ी डील की और एमिनेम के गानों के कैटलॉग के राइट्स ही खरीद लिए। इसका मतलब ये था कि अब एमिनेम जब भी अपना कोई गाना गाएगा या बजाएगा तो उसका एक बड़ा हिस्सा मुनाफे के तौर पर सीधे माइकल की जेब में जाएगा। इतना दिमाग होने के बावजूद माइकल ने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी की थी। ये वाकया 19 नवंबर 2002 का है, जब जर्मनी के बर्लिन में एक होटल की बालकनी से माइकल ने अपने सबसे छोटे बेटे ब्लैंकेट को सिर्फ अपने फैंस को दिखाने के चक्कर में बाहर की तरफ लटका दिया था। इस हरकत की वजह से उनकी पूरी दुनिया में थू थू हुई और उन्हें बहुत ट्रोल किया गया।
हद तो तब हो गई जब उनके फैंस भी उनकी नकल करने लगे। यहाँ तक कि एक महिला ने अपने बच्चे को बालकनी से सिर्फ इसलिए लटका दिया क्योंकि उसके रोल मॉडल माइकल जैक्सन ने भी ऐसा ही किया था। दुनिया वाकई अजीब है। यहाँ लोग बिना सोचे समझे किसी की भी नकल करने लगते हैं। बालकनी वाले उस हादसे के बाद माइकल जैक्सन को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने माफी भी मांगी। उनके बॉडीगार्ड ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि माइकल इस घटना के बाद इतने ज्यादा गिल्ट पछतावे में थे कि उन्होंने कई दिनों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन माइकल की मुश्किलें सिर्फ एमिनेम तक ही सीमित नहीं थी। उनका असली झगड़ा तो सोनी म्यूजिक के साथ चल रहा था। उस समय सोनी के चेयरमैन टॉमी मोटोला और माइकल के बीच विवाद की कई वजहें थीं, जैसे गानों पर किसका कंट्रोल रहेगा, पैसों का हिसाब किताब और सबसे बड़ी बात माइकल का यह आरोप कि उनके साथ रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। साल 2002 में तो हद ही हो गई जब माइकल ने सरेआम टॉमी मोटोला को एक रेसिस्ट और शैतान तक कह दिया। उन्होंने अपनी स्पीच में साफ आरोप लगाया कि मोटोला और सोनी जैसे लोग ब्लैक आर्टिस्ट्स को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। इस बात का समर्थन बाद में मशहूर आर्टिस्ट कान्ये वेस्ट ने भी किया था। कान्ये को तो यहाँ तक लगता है कि माइकल की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश थी और उन्होंने ये बात अपने एक ट्वीट के जरिए दुनिया के सामने भी रखी थी। इन सब विवादों के बीच एक सच ये भी था कि माइकल बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। असल में बचपन में जो प्यार और दुलार उन्हें अपने पिता से नहीं मिला था, वही प्यार वो दुनिया भर के बच्चों पर लुटाना चाहते थे। इसी मकसद से उन्होंने अपने लिए एक सपनों की दुनिया बसाई थी जिसका नाम था नेवरलैंड रेंज। उनके पास और भी कई घर थे, लेकिन वो अपना सबसे ज्यादा समय इसी जगह बिताते थे ताकि वो अपना खोया हुआ बचपन एक बार फिर से जी सकें। नेवरलैंड रेंज को बनाने के पीछे माइकल के कई गहरे मकसद थे। उन्हें जानवरों से बेइंतहा लगाव था, इसलिए उन्होंने वहां अपना एक पर्सनल चिड़ियाघर जू बनाया था। साथ ही वे चाहते थे कि वहां आने वाला हर बच्चा वो सारी खुशियां पाए जो उन्हें बचपन में नहीं मिल सकी थी। इसीलिए उन्होंने घर के अंदर ही एक शानदार अम्यूजमेंट पार्क भी बनवाया था। माइकल अक्सर खुद भी उन बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे और घंटों उनके साथ झूलों पर झूलते और खेलते रहते थे। लेकिन सोचिए, जो इंसान 24 घंटे बच्चों की खुशियों के लिए जीता हो, अगर उसी पर उन बच्चों के शोषण के आरोप लग जाएं तो क्या होगा। माइकल जैक्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 1993 में इवान चैंडलर नाम के एक डेंटिस्ट ने माइकल पर अपने बेटे जॉर्डन के साथ गलत हरकत, मॉलेस्टेशन करने का गंभीर आरोप लगाया। इन आरोपों की जांच के लिए 22 दिसंबर 1993 को पुलिस उनके घर पहुंची। जांच के नाम पर जो हुआ उसने माइकल को अंदर तक झकझोर दिया। पुलिस ने माइकल को पूरी तरह न्यूट करके उनकी बॉडी की जांच की थी। बाद में एक वीडियो के जरिए माइकल ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि ये उनकी जिंदगी की सबसे अपमानजनक और अमानवीय जांच थी। हालांकि ये केस कभी साबित नहीं हुआ, फिर भी माइकल ने चैंडलर परिवार को $25 मिलियन दिए। माइकल का कहना था कि उन्होंने ये पैसे सिर्फ जॉर्डन की मदद के लिए दिए हैं। इसके बाद साल 2003 में माइकल की मुलाकात गेविन अर्विजो नाम के एक कैंसर पीड़ित लड़के से हुई जो उनका बहुत बड़ा फैन था। माइकल ने दरियादिली दिखाते हुए गेविन और उसके पूरे परिवार को नेवरलैंड रेंज में रहने के लिए बुला लिया। लेकिन इस नेक काम को मार्टिन बशीर नाम के एक जर्नलिस्ट ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में बहुत ही गलत तरीके से पेश किया। हैरानी की बात यह थी कि मार्टिन माइकल का काफी अच्छा दोस्त माना जाता था। यानी ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जो काम दुश्मन भी नहीं कर पाया वो उनके एक दोस्त ने कर दिखाया। मार्टिन बशीर की उस डॉक्यूमेंट्री ने माइकल की इमेज को पूरी दुनिया के सामने हिलाकर रख दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2005 में माइकल जैक्सन पर एक बार फिर बच्चों के यौन शोषण का केस चला। ये ट्रायल माइकल की जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। महीनों तक चले इस केस में माइकल को हर रोज कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक बार तो वे पजामे में ही कोर्ट पहुंच गए थे और कई बार उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। पूरी दुनिया की नजरें इस केस पर टिकी थीं, लेकिन अंत में कोर्ट ने माइकल को सभी 14 आरोपों में बेगुनाह नॉट गिल्टी करार दिया। कोर्ट ने माना कि उन पर लगाए गए सभी इल्जाम झूठे और बेबुनियाद थे। हालांकि माइकल बेकसूर साबित हुए, लेकिन इन केसों ने उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। नेवरलैंड रेंज, जिसे उन्होंने अपने सपनों से सजाया था, अब उन्हें एक जेल जैसा लगने लगा था, क्योंकि वहां की यादें अब डरावनी हो चुकी थी। इसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने के लिए माइकल ने साल 2009 में दिस इज इट नाम के अपने आखिरी कॉन्सर्ट्स की घोषणा की। वे लंदन में 50 शोज करने वाले थे ताकि अपना सारा कर्ज उतार सकें, लेकिन 50 साल की उम्र में उन पर परफॉर्मेंस का इतना दबाव था कि वे ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। इसी तनाव और नींद की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने डॉक्टर कोनराड मरी को अपना पर्सनल डॉक्टर रखा, जिसने उन्हें प्रोपोफोल जैसी खतरनाक दवा देना शुरू किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या माइकल जैक्सन की मौत वाकई एक हादसा थी या सोची समझी साजिश? अगर हम मान भी लें कि माइकल ने खुद ज्यादा प्रोपोफोल मांगा था, तो फिर डॉक्टर कोनराड मरी ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? डॉक्टर की पहली और सबसे बड़ी गलती कमरे में साफ दिखती है।
एनेस्थीसिया जैसी भारी दवा देने के लिए कमरे में टारगेट कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन, TCI मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर और ECG जैसे उपकरणों का होना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी उल्टे रिएक्शन को तुरंत कंट्रोल किया जा सके। लेकिन माइकल के कमरे में इनमें से एक भी मशीन मौजूद नहीं थी। दूसरी बड़ी लापरवाही ये थी कि डॉक्टर ने बिना ये सोचे समझे कि माइकल को रेस्पिरेटरी अटैक आया है या कार्डियक अरेस्ट, उन्हें गलत तरीके से CPR देना शुरू कर दिया। एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें पता होना चाहिए था कि उस वक्त माइकल को एडवांस्ड मेडिकल हेल्प की जरूरत थी, न कि बेड पर लिटाकर दिए जाने वाले बेकार CPR की। इन्हीं लापरवाहियों की वजह से कोर्ट ने डॉक्टर कोनराड मरी को मेडिकल नेग्लिजेंस का दोषी पाया और 4 साल की सजा सुनाई। हालांकि माइकल के करोड़ों फैंस आज भी यही मानते हैं कि उनके साथ कोई बड़ी साजिश हुई थी, लेकिन उस दिन कमरे के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके पुख्ता सबूत आज तक किसी को नहीं मिल पाए। किंग ऑफ पॉप आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संगीत और उनका मूनवॉक हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही मिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।